वेव्स, वेव मोशन। देखो बेटा वेव्स ये बहुत एक कॉमन फिनोमिना है और वेव को समझना बड़े बहुत एक मैं ये कहूँगा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन बेटे वेव का जो नेचर है, वेव को समझने के लिए मैं एक आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा। ठीक है बेटे? तो अब देखिए पिक्चरों का शौक, पिक्चर देखने का शौक सभी को होता है। मुझे भी बहुत शौक है बेटे पिक्चर देखने का, और ख़ास तौर से अगर अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगी हो तो बेटे मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है बेटे? तो अब एक दफ़ा ऐसे ही पिक्चर लगी थी, और पिक्चर लगी थी अमिताभ बच्चन की तो नहीं बट उसके बेटे की लगी हुई थी। मैं पिक्चर देखने चला गया बेटे, और फन रिपब्लिक यहाँ पे है अपना एक थिएटर है बेटे, बहुत बढ़िया मल्टीप्लेक्स है मनी माजरा में। तो आप लोग चंडीगढ़ आएंगे तो देखिएगा बेटे उसे ना। वहां पे बाहर साइकिलें लगी हुई थी ऐसे, ये देखिए बेटा साइकिलें लाइनों में लगी हुई थी इस तरह से। ये देखिए बेटा ये साइकिलें इस तरह से स्टैंड पर लगी हुई थी। मैंने भी अपनी साइकिल जाकर स्टैंड पर लगा दी। चेन थी साइकिलों की बहुत लंबी, क्योंकि रश बहुत था बेटा, पिक्चर देखने के लिए बहुत भीड़ थी। जनरली फिजिक्स का लेक्चर देखने के लिए भीड़ नहीं होती बेटे, लेकिन पिक्चरों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्रेज है। अब ये देखो ये साइकिलें सारी लाइन में खड़ी हुई थी। मैं गया बेटे टिकट लेने के लिए, तो मैंने सोचा भी मैं भी अपनी साइकिल जो है पार्क कर दूं, तो मैंने भी अपनी साइकिल यहां पे लगा दी बेटे। साइकिल यहां पे लगा दी और टिकट लेने के लिए चला गया बेटे। जब टिकट लेने के लिए विंडो पे देखा, वहां तो बुरा हाल था, भीड़ ही भीड़, बहुत बुरा हाल था, क्योंकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट शो था। तो बेटे मैं बहुत परेशान, मैंने कहा यहाँ तो टिकट मिलने का स्कोप है नहीं। मैं बाहर आ गया बेटे। बाहर आया तो एक आदमी ब्लैक कर रहा था, 50 की टिकट 200 में बेच रहा था। मैंने कहा बेटे इतनी तो जेब में पैसे है ही नहीं मेरी, तो मैं बाहर आ गया। मैं कभी चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे कभी पिक्चर। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत था कि मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने अपनी साइकिल निकालने के बाद ये जो अगली साइकिल थी इसको जोर के लात मारी बेटे। हुआ क्या, इसको लात लगी, ये गिरी, ये गिरी, ये गिरी, ये गिरी, ये गिरी, सारी साइकिलें बेटे धड़म गिर गई। यानी कोई साइकिल चली नहीं, सिर्फ हमने एक को हिलाया और उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, और इस तरह से एक डिस्टरबेंस ट्रांसमिट हो गई। ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वेव है बेटे, ये एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वेव है। लहर, लहर क्या होती है, वेव क्या होती है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो जो वेव प्रोपोगेट हो रही है, वो पार्टिकल्स खड़े खड़े ही अपनी जगह पे हिलते रहते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, और उससे नेक्स्ट 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 इस तरह से बेटा डिस्टर्बेंस जो है वो आगे चल देती है। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल फिजिकली नहीं चलता, कोई भी पार्टिकल बेटा फिजिकली नहीं चलता। ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे, ऐसे नहीं बेटे। एक ने डिस्टर्ब किया, दूसरे ने, अब मैं आपको बोल रहा हूं तो आप देखिए यहां वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, वाइब्रेट करना शुरू कर गया, नेक्स्ट को, 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 इस तरह बेटे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है वो प्रोपोगेट हो रही है, या डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोपोगेट हो रही है। तो जब हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं तो वेव इज सिंपली ए डिस्टर्बेंस। वेव क्या है बेटे, इट इज सिंपली ए डिस्टर्बेंस। वेव इज ए डिस्टर्बेंस। सो देखिए बेटा वेव जब हम लोग बात करते हैं तो वेव क्या है, सिंपली इट इज ए डिस्टर्बेंस। वेव इज ए डिस्टर्बेंस। अब आपने वेव को डिस्टर्बेंस तो बता दिए, ठीक है बेटे। अब देखिए कई तरह की वेव्स पॉसिबल हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दैट आर पॉसिबल। और एक वेव है, देखिए बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेव की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर बेटे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर वन इज ए मैकेनिकल वेव, एक है बेटे मैकेनिकल वेव, और दूसरी है बेटे ए नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है बेटे, सेकंड इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। सेकंड इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। सो ये दो तरह की वेव्स पॉसिबल हैं, वन इज ए मैकेनिकल वेव एंड अनदर इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। जब हम बात करते हैं बेटे मैकेनिकल वेव की, तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए,
ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है बेटे, ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स बेटे, अगर मैं इस कमरे में वैक्यूम कर दूं, वैक्यूम मतलब कोई भी मीडियम रहित कर दूं, तो मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज कोई मीडियम है ही नहीं। और साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए बेटा मीडियम चाहिए, ठीक है बेटे। बड़े सारे एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स के। आपने पानी में पत्थर फेंक दिया तो पानी में जो वेव जनरेट हुई वो मैकेनिकल वेव्स हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन, ठीक है बेटे। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। मीडियम ना हो तो प्रोपगेशन ना हो, ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात, जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए बेटा। दे कैन ट्रेवल, they can propagate straight away, they can propagate in the they can propagate without any medium। अब सन है, it is so far from the earth, बहुत दूर है बेटे सन अर्थ से, और वहां से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इसमें स्पेक्ट्रम में क्या है, एक बेटा इंफ्रासोनिक रीजन है, एक विजिबल रीजन है, और एक क्या बेटे उससे जो नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रीजन है। तो इंफ्रारेड रीजन है, विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये तीन रीजन से कंपोज्ड है और डिफरेंट वेवलेंथ इसमें कंटेन्ड है, ठीक है बेटे। हम लोग, हमारी आंखें जो भगवान ने हमें दी हैं ये सिर्फ विजिबल रीजन में ही काम करती हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो ये एनर्जी सारी की सारी आ रही है इतनी दूर से, और बीच में कई जगहों पर क्या है बेटे, बिल्कुल भी कोई मीडियम प्रेवलेंट है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं वहां पे, और मीडियम के विदाउट भी ये एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है, और ये एनर्जी जो है एक वेव की फॉर्म में पहुंच रही है। लाइट के पास मटेरियल नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। देखिए बेटे, लाइट एक बहुत बड़ा रहस्य है आज भी कि लाइट क्या है, मटेरियल है या पार्टिकल है। आइंस्टाइन को बेटे, जब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन किया था लाइट का, तो उसने जो थ्योरी दी थी काफी रेलेवेंट थी। देखिए, बड़ी सोचने वाली बात है बेटे, लाइट के बारे में जब आइंस्टाइन ने बात करी थी तो आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। उसने डी ब्रोगली की इक्वेशन से डिस्कस किया था कि लाइट जो है उसके पास वेव नेचर भी होती है और लाइट के पास बेटे पार्टिकल नेचर भी होती है। दोनों बातें उसने की थी, ठीक है बेटे। और देखिए, सोचने वाली बात है कि लाइट जो है वो बहुत हाई स्पीड पे चल रही है, तो उसने एक इमेजिनरी पार्टिकल माना कि लाइट के अंदर कुछ इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ इमेजिनरी पार्टिकल्स एंड दीज इमेजिनरी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। ऐसी बात की कल्पना करनी, देखिए ऐसी बात को सोचना बहुत ही एक मैं कहूंगा एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है साइंस को, कि देखिए बेटा, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, जब वो चलता है इतनी हाई स्पीड से तो उसका मास कंसिडरेबल हो जाता है। यानी कि लाइट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है बेटे, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम के मोहताज नहीं है ये, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। इसीलिए लाइट को भी ट्रीट एज ए नॉन मैकेनिकल वेव। आगे बेटा +2 में जब हम लाइट की नेचर पढ़ते हैं तो लाइट को भी हम वही वेव इक्वेशंस यूज करते हैं जो यहां पर हम वेव इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, सेम वेव इक्वेशंस वी विल बी यूजिंग, ठीक है बेटे। वही वेव इक्वेशंस हम लोग आगे जाकर भी यूज करेंगे। नाउ देखिए बेटा, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव तो आप हमने डिस्कस कर लिया। ये वेव्स करती हैं, दे रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, require a material medium for their propagation, and non-mechanical wave do not require a medium for their propagation. नाउ देखिए बेटा, ये तो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन की वेव्स की, दो तरह की वेव्स, मैकेनिकल वेव जो कि जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल वेव जिनको चलने के लिए
मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है बेटे, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह की वेव्स पॉसिबल हैं। देखिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेव्स दैट आर पॉसिबल। वन इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अनदर इज ए ट्रांसवर्स वेव। दो तरह की वेव्स पॉसिबल हैं, वन इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव and the other is a transverse wave। मेरे को एक बच्चे ने कहा, कहता सर ये देखिए ये दीवार है। मैंने कहा हाँ दिख रही है मुझे भी दीवार है बेटे। कहता आप ना एक स्प्रिंग ले लो ऐसा। लो, मैंने कहा बेटे ले लिया स्प्रिंग, ये ले लिया स्प्रिंग। अब कहता जी आप इसको यहां से थोड़ा सा दबा दो। मैं कह लो दबा दिया तो यहां खिंच गया, ठीक है बेटे, और छोड़ दिया तो क्या होगा, कहीं दबाव कहीं खिंचाव, कहीं दबाव कहीं खिंचाव, कहीं दबाव कहीं खिंचाव, कहीं कंप्रेशन, कहीं रे फ्रैक्शन, कहीं कंप्रेशन, कहीं रे फ्रैक्शन, कहीं पे स्प्रिंग फैल गया, कहीं पे स्प्रिंग सुकड़ गया, कहीं पे स्प्रिंग फैल गया, कहीं पे स्प्रिंग सुकड़ गया। अब देखो बेटे, ये कंप्रेशंस और रे फ्रैक्शंस, कंप्रेशंस और रे फ्रैक्शंस, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है। ये जो सिकड़ना और फैलना था स्प्रिंग का, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव कंप्राइज करता है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव की ऐसे है, ठीक है बेटे, और मीडियम जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। देखिए बेटा, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है। तो अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate in the direction of propagation of the wave, then the wave is called a longitudinal wave। ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है बेटे। अच्छा, अब उसी बच्चे ने मुझे कहा, बोला जी इस बारी स्प्रिंग ऐसे नहीं करना वाइब्रेट। मैंने बोला फिर कैसे? बोला जी मैं तो ऐसे करूंगा। मैंने कहा कैसे बेटे? देखो ये देखिए, ये बेटा ये स्प्रिंग रहा, स्प्रिंग रोल नहीं है, स्प्रिंग है बेटे, खा ना जाना। अब देखिए, अब उसने बोला इसको ऐसे हिलाइए। कैसे भाई? ऐसे, ऐसे। ना देखिए ये इस तरह की शेप अख्तियार कर लेगा, शेप ले लेगा। ये जो है ये वाइब्रेशंस किस तरह हो रही हैं? ऐसे बेटे, जैसे पानी में अगर हम बट्टा फेंके तो पानी में लहरें ऐसे उठती हैं, उसी तरह से ये स्प्रिंग में लहरें ऐसे उठ गई। हमने कैसे हिलाया, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? हाँ, वेव तो ऐसे ही चल रही है, लेकिन पार्टिकल बेटे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो ये क्या हो गई? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ऐसी वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं जिसमें कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है बेटे, तो ये वेव्स ट्रांसवर्स नेचर होती है। अब देखिए बेटा, जो ये साउंड वेव्स हैं जो हम बोल रहे हैं, ये सारी साउंड वेव्स ये इस मीडियम में चल रही हैं। क्या होता है? प्रेशर का वेरिएशन के कारण चल रही हैं। यहाँ पे दबाव क्रिएट हुआ, यहाँ पे फैलाव, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे कहीं पे लो प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर। इस तरह से क्या हो रहा है बेटे? वेव इज गेटिंग प्रोपगेटेड और साउंड वेव आप तक पहुंच रही है। तो मीडियम में एक नेसेसरी कंडीशन है कि मीडियम में इलास्टिसिटी होनी जरूरी है। मीडियम में इलास्टिसिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा बेटे, अब देखिए मैंने एक ना रॉड ली, रॉड, ये कोई रॉड ले ली। ठीक है बेटे, रॉड लेट से चलो ब्रास की ले ली, कॉपर की ले ली, या सपोज कीजिए स्टील की ही रॉड ले ली। अब इस रॉड पे ये मार्कर ले जाके ठा मारा, आवाज आई, इसमें आवाज आई टन, और क्या हुआ? वाइब्रेशन प्रोपगेट हो गई। साउंड जो है, ये जो वेव है, ये प्रोपगेट हो गई। किसमें बेटे? दिस हैज प्रोपगेटेड इन दी रॉड।
तो ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ वेव का इन दी रॉड, ट्रांसमिशन हुआ वेव का इन दी रॉड। अब बेटे साइंटिस्ट जो होते हैं वो जब तक कोई चीज थॉरली वेरीफाई नहीं करते तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है बेटे, सन की होते हैं, सन की। तो अब देखिए इस वेव की हमने स्पीड निकालनी है कि इस सॉलिड में जो ये वेव चली है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी साइंटिस्टों ने निकाली, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। तो इसके हिसाब से अगर कोई मैकेनिकल वेव ने ट्रांसमिट होना है तो मीडियम में इलास्टिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटे, मीडियम इलास्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये सॉलिड्स में वेलोसिटी निकाली गई, सॉलिड्स में वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। बेटे इस जो रिलेशन का डेरिवेशन है दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप, हमें जरूरत ही कोई नहीं है डिराइव करने की इसको, ठीक है बेटे। तो सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस ओवर डेंसिटी, ठीक है। अब बात की गई दूसरे किसी मटेरियल मीडियम में, अब मैं साउंड बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं, तो ठीक है बेटे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन फैलावट, कंप्रेशन फैलावट, ये सब कैसा प्रोसेस है, क्यूबिकल यानी कि वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक है, तो अगर आपने स्पीड निकालनी हो इन साउंड वेव्स की तो वो क्या हो जाती है, ये तो हमने वेलोसिटी निकाली वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की इन ए सॉलिड, ठीक है बेटे, फॉर सॉलिड। अब अगर हमने एयर में वेलोसिटी निकालनी हो साउंड वेव की, सो वो वेलोसिटी फाउंड आउट की गई, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ, दैट वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है बेटे। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यू नो इट इज स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आपको जानते ही है बेटे, पढ़ा है आपने, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमने वेलोसिटी निकाली किसकी, साउंड वेव्स की हवा में। अब देखिए बेटा यहां पे प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है और दबाव हो रहा है, कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे एक्सपेंशन, कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे एक्सपेंशन। अब न्यूटन ने जब ये सब स्टडी किया कि वेलोसिटी ये है, उसने जब ये सब कुछ स्टडी किया तो व्हाट ही कंक्लूडेड, उसने कहा कि ये जो भी कंप्रेशन और जो भी एक्सपेंशन हो रही है, जो भी कंप्रेशन हो रही है, बेसिकली न्यूटन निकालना चाहता था वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, हवा में साउंड वेव्स की वेलोसिटी निकालना चाहता था। तो उसने ये देखा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो उसको यूज करते हुए उसने ही फाउंड दी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द एयर। अब उसके लिए उसने माना कि ये जो कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन हो रही है हवा की, यानी हवा जो इलास्टिक मीडियम है उसकी जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रही है दैट इज इन नेचर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस माना। आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग जानते हैं दैट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस को आप जानते हैं दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटे, या ये जीरो के बराबर आ जाएगा ना, बिकॉज डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो बेटा, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन पीडीवी इज इक्वल टू माइनस वीडीपी। सो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या चीज बेटे, P इज इक्वल टू माइनस dP ओवर क्या चीज बेटे, dV बाय V। ये क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये किसके बराबर है बेटे, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। सो आप वेलोसिटी कह रहे थे, अगर मैग्नीट्यूड ही लिया जाए प्रेशर का तो ये नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ नाप ले रहे हैं बेटे हम, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये हम कह चुके हैं।
ये क्या है बेटे, ये बल्क मॉडुलस के बराबर ही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, दैट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर P अपॉन डेंसिटी, स्क्वायर रूट V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है बेटे, ये क्या हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। अब अगर हम आइडियल कंडीशंस पे देखें तो प्रेशर मतलब आइडियल यानी एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर के आप ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना सकते हैं, और डेंसिटी आपको पता है 1.2 या 1.3 केजी पर मीटर क्यूब होती है। इससे जब उसने इसमें वैल्यू डाल के देखी तो आंसर उसके पास आया 280 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी। ये तो गलत था बेटे, एक्सपेरिमेंटली जो साउंड की स्पीड है हवा में वो 280 मीटर पर सेकेंड नहीं है, वो 330 या 32 मीटर पर सेकेंड के आसपास है हवा में जो स्पीड है साउंड की। तो ये जब उसका गलत हो गया न्यूटन का लॉ, ठीक है बेटे, ये न्यूटन ने कैलकुलेट की थी स्पीड, तो ये गलत हो गई। तो लैपलेस वाज अनदर साइंटिस्ट, ठीक है बेटे, वो न्यूटन के इस लॉ को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब उसने इसमें कहा कि भाई बात तो थोड़ी सी गड़बड़ कर गया है न्यूटन। वो गड़बड़ क्या थी वो मैं बताऊंगा अब आपको। न्यूटन ने जो हवा का दबाव यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन को आइसोथर्मल माना था, लैपलेस ने कहा ये आइसोथर्मल नहीं है, ये कैसा है, एडियाबैटिक है। ये कैसा है, एडियाबैटिक है बेटे। सो द कंप्रेशन ऑफ एयर, द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, expansion of air while the propagation of sound, while the propagation of sound, while the propagation of sound is not isothermal, is not isothermal, but it is adiabatic. It is not isothermal but it is adiabatic. ये कैसा है, एडियाबैटिक है। ठीक है बेटे, तो उसने ये कहा कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और उसने इसी स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले में एक करेक्शन लाई, जिस करेक्शन को हम लोग कहते हैं लैपलेस करेक्शन। इसको क्या कहते हैं, लैपलेस करेक्शन। सो वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड in air with Laplace correction. With Laplace correction. So ये Laplace correction इसने क्या लगाई, Laplace correction क्या लगाई, देखो बेटा, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, ये कहा PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसको देखो बेटा, ये लैपलेस की जो करेक्शन लगाई गई है वो इस बात पे लगाई गई है कि दैट देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देयर इज नो हीट ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस। कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है जो कि हो रहा हो। तो अब देखिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो P इंटू गामा इंटू V की पावर गामा -1 इंटू dV बाई dt प्लस V की पावर गामा इंटू dP बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, तो आप देखिए गामा टाइम्स P विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो गामा टाइम्स P इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। गामा टाइम्स P इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो बेटे साउंड की, वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बाय रो। ये नया फैक्टर डाल दिया उसने, दैट इज इक्वल टू गामा p बाय रो। जब गामा तो आपको पता है, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस, गामा इज Cp by Cv, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर by the specific heat at constant volume, gamma is equal to Cp by Cv। अब जब उसने यहां से जब उसने स्पीड ऑफ साउंड निकाली हवा में,
तो वो उसने पाया, गामा की वैल्यू 1.4 ली, वो उसने पाया दैट केम आउट टू बी 332 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, बिल्कुल सही था, टैली कर रहा था। तो इसलिए ये रिलेशन इज मोर वैलिड फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा बेटे, बारिशों के दिनों देखिए क्या, अब जैसे हम बात करें कि अब एक तो है बहुत गर्मी के दिन है और उस समय स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, और एक है बारिशों के दिन चल रहे हैं एंड वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है बेटे, अब बारिशों के दिनों में ह्यूमिडिटी हाई होती है, ह्यूमिड कंटेंट हाई होता है। सो व्हाट हैपेंस, द ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। ठीक है बेटे, ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। तो होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी ह्यूमिड एयर की कम है ड्राई एयर से, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विल बी मोर। तो रेनी सीजन में हमारे कमरे में मॉइस्चर होता है, उस समय जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज ग्रेटर व्हेन यू कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ठीक है बेटे, तो स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होती है। और स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल कंडीशंस पे एनटीपी पर इट हैज बीन फाउंड टू बी 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने डिस्कस किया बेटे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड के बारे में डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट है बेटे, हमने एक तार ले ली और बेटे इसको ऐसे खींच के रख रखा है, इसको ऐसे स्ट्रेच करके रख रखा है, यानी कि जो तार है इट इज अंडर सम टेंशन, इट इज अंडर सम टेंशन। तो वो टेंशन जो कि तार में है, द टेंशन दैट इज देयर इन द वायर इज टी। ठीक है बेटे, टेंशन जो है वो टी है। सो नाउ अब मैं टेंशन टी बोल रहा हूं तार में, तो अब हमने इसको स्लाइटली यहां पे किंक किया, तो what will happen, you will find that there will be wave pulses that will be generated। ठीक है बेटे, कुछ वेव पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे और वेव का प्रोपगेशन हो जाएगा, वेव का प्रोपगेशन हो जाएगा। अब नाउ ये कंटिन्यूसली अगर आप करते रहेंगे तो वेव्स जो है कंटिन्यूसली जनरेट करते रहेंगी और वेव किसी ना किसी स्पीड से यहां तक चलेगी। जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेट होगी किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीड से, और आपको पता है कि सारे पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े खड़े हिलते रहेंगे और जो है डिस्टरबेंस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। कितनी फास्ट डिस्टरबेंस प्रोपगेट हुई है, कितनी जल्दी क्या हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, कितनी फास्ट एक डिस्टरबेंस ट्रेवल करी है, दैट इज ए मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव, दैट इज ए मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव। अब देखो बेटा, velocity depends upon this tension also. The more the tension in the string, the more will be the velocity। ठीक है बेटे, and it depends upon the mass of the wire। बेटे अगर मोटी तार ले लोगे तो फिर क्या होगा, वेव डिस्टरबेंस जो है वो स्लो चलेगी। पतली तार ले लोगे तो वेव डिस्टरबेंस जो है वो तेज चलेगी। तो it also depends upon the wave disturbance, the speed of wave disturbance also depends upon the mass of the wire। अब मास तो तार पे फैला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, इलास्टिक वेव दैट इज गेटिंग जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग और द ट्रांसवर्स वेव दैट इज गेटिंग जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग, ये जो वेव डिस्टरबेंस है ये कैसी है बेटे, दिस इज हैविंग ए ट्रांसवर्स नेचर। तो इसमें जो ट्रांसवर्स नेचर में जो प्रोपगेशन है जो स्ट्रिंग में, तो वो मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंडेंट है। तो ये जो स्पीड आती है ये कैलकुलेट की गई है, that is equal to square root of tension in the string by the mass per unit length। ये m mass नहीं है बेटे, this is mass per unit length। तो velocity of the wave that is getting transverse wave that is getting transmitted in this particular string is equal to square root of tension by mass per unit length, that is equal to t by m। ठीक है बेटे, velocity is equal to root of t by m, mass per unit length। अब जो mass per unit length है that can be expressed as, देखो बेटा, मास पर यूनिट लेंथ मींस m by l। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ
अगर तार का डायमीटर है d, पाई d स्क्वायर बाय 4, ये तो क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बेटे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ये तो हो गया मास, बट डिवाइडेड बाय लेंथ विल गिव यू द मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होगी बेटे, मास पर यूनिट लेंथ m इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेंसिटी, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेंसिटी, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू रो, ठीक है बेटे। सो दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेंसिटी, सो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए बेटा, इसको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 4t बाई क्या चीज, पाई डी स्क्वायर इंटू रो। ये पूरे का पूरा फैक्टर इज इक्वलेंट टू प्रेशर, इज इक्वल टू प्रेशर। आप देखिए डायमेंशन वाइज भी प्रेशर के बराबर ही है। तो आप देखिए द ट्रांसवर्स वेव स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ये है टेंशन, टेंशन की यूनिट होती है फोर्स, और ये डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, यानी कि यूनिट्स क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो इसलिए बेटा आप देखिए ये दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट इक्वलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ p by rho. This expression is just equivalent to square root of p square p by rho. This is same thing, ठीक है बेटे। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसवर्स वेव दैट आर जनरेटेड इन ए इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है बेटे। स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में जनरेट की जाती हैं, उन ट्रांसवर्स वेव की स्पीड ये होती है। अब देखिए बेटा कुछ स्पेशल टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वेव के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो स्पेसिफिक टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए बेटा, दो धागे थे मेरे पास, दो धागे थे मेरे पास, दो धागे थे मेरे पास, एक धागे को मैंने इतना डिस्टरबेंस दिया, दूसरा धागा ऐसे डिस्टर्ब चला। क्या फर्क है दोनों सिचुएशंस में? दोनों सिचुएशंस में बेटे एक बेसिक फर्क तो ये है कि इसका ये लेंथ, यानी कि जो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन तो ये है, पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो ये एम्पलीट्यूड है बेटे वेव का। जब तक हम एक बात समझ लें, वेव जो है उसमें डिस्टरबेंस प्रोपगेट होती है, सारे पार्टिकल खड़े हुए, अगर हम एक सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं तो सारे पार्टिकल अपनी पोजीशंस पे खड़े हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यही डिस्टरबेंस क्या हो रही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे ट्रांसमिट हो रही है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है, ये तो एम्पलीट्यूड डिफाइन किया। वेवलेंथ होती है बेटे दी, ये क्रेस्ट, ये एक ट्रफ, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक क्रेस्ट और ट्रफ कितनी लेंथ का है, ठीक है बेटे, दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। अच्छा, जो ये क्रेस्ट और ट्रफ को जनरेट होने में टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, उसको क्या कहते हैं बेटे, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब मैं आपके सामने दो वेव्स बनाऊंगा अलग अलग किस्म की, ठीक है बेटे। आपने उसमें हमने देखिए उससे एक स्पेसिफिक और क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक वेव तो है बेटे इस तरह की, और दूसरी वेव है कुछ इस तरह की। अब दोनों में बेटे फर्क है, इन बोथ द सिचुएशंस देयर इज अ डिफरेंस। इसमें और इसमें, इसमें देखिए इतनी लेंथ में ये एक वेव है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जुड़कर एक वेव बनाते हैं। इसमें इतनी लेंथ में एक ट्रफ, एक पूरी वेव कंटेंट है, और इसकी इतनी लेंथ में देखो बेटा, इसी की सेम लेंथ में आप देखिए एक, दो और ढाई, ढाई वेव्स कंटेंट है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इज पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वेव ज्यादा फ्रीक्वेंट है इसके मुकाबले, ये वेव ज्यादा फ्रीक्वेंट है इसके मुकाबले। सो ये दिस इज सेड टू हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन दिस वेव, ये वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड
एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब हमने डिस्क्राइब करा है बेटे अभी अभी। सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ए लाउड साउंड, एक लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए इट इज लाउड, ठीक है बेटे। तो ये हमने कुछ टर्म्स डिस्क्राइब की, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ठीक है बेटे। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें आनी चाहिए फॉर बेसिक डिस्क्राइबिंग ऑफ ए वेव। देखिए बेटा, हमने वेलोसिटी ऑफ वेव डिस्कस किया है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो, ये हमने डिस्कस किया था बेटे। नाउ देखिए, इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर के, देखिए बेटा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये क्या है, किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है, किसमें, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड इन ए गैस, ठीक है बेटा, ये गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की गैस में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। बेटे आपको ये पता है पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन आर इंटू टी। अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं, सो पीवी इज इक्वल, अगर ये क्या है, आर क्या है बेटे, जूल पर मोल केल्विन में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिया जाता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा बेटे देखो, नाउ पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। अच्छा बेटे देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस टेकन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मास ऑफ गैस टेकन बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आर इनटू टी बाय वी। नाउ मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो पी बाय रो, ठीक है बेटे, पी बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। यहां से हम ये कह सकते हैं, सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। अब आप देखिए, यहां से अगर आप देखें तो बेटा वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ P बाय रो की जगह आर टी बाई एम वैल्यू डाल देंगे, तो गामा टाइम्स आर टी बाई एम। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे आप देखिए बेटा, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन, ठीक है बेटे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन द वेलोसिटी of the waves in the gas will increase। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, किसी गर्म दिन पर, on a hot day, the velocity of the gas is more when compared to a cold day, ठीक है बेटे। और बाकी मॉइस्ट एयर के बारे में हमने बात पहले की थी कि मॉइस्ट एयर के क्या रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ। मॉइस्ट एयर इज सेड टू बी लेस डेंस, ठीक है बेटे, मॉइस्ट एयर जो होती है वो कम डेंस होती है, तो इसलिए मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा होती है, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मच विल बी द इंक्रीज, देखो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉब्लम for per degree rise in temperature, what is the increase
in what is the increase in the speed of sound in air? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे कि आप अगर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज कर रहे हैं टेम्परेचर में, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर व्हाट इज द राइज इन वेलोसिटी वी वांट टू सी। ठीक है बेटे, हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देखो बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, ये हमने देख लिया। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। सो बेटा देखो डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू हाफ डेल्टा t बाय t, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा t बाय t। अच्छा बेटे आपको पता है कि 330 हम लोग 330 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेते हैं एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मींस 273 केल्विन। ठीक है बेटे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मींस 273 केल्विन। सो 273 केल्विन पर 330 मीटर पर सेकेंड जो होती है वो स्पीड होती है साउंड की। ठीक है, अब देखिए बेटा डेल्टा वी इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा टी बाय टी इंटू क्या जी बेटे 330 इंटू 330। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो बेटा हाफ डेल्टा टी कितना है 1 और टेम्परेचर कितना लेंगे बेटे 273 इंटू 330, तो ये आपके पास आ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। और यू से दिस एज और दिस इज 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बाय ए यूनिट डिग्री और यूनिट केल्विन, यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन, सो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी ए इंक्रीज इन द स्पीड बाय 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा स्पीड में, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो जाएगा बेटे। सो ये हुआ एनालिसिस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। हम लोगों ने now beta we will discuss the equation of a wave, we will discuss the equation of a wave। बहुत प्राइमरी बात करेंगे अब हम डिस्कस। और बेटा जिसको इक्वेशन ऑफ वेव नहीं आती उसके लिए आगे का वेव मोशन समझना बहुत ही टीडियस होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अब हम इक्वेशन ऑफ वेव डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। सो बेटा देखिए इक्वेशन ऑफ वेव डिस्कस करूंगा। नाउ देखिए बेटा हम लोग एक ऐसे सीलिंग लगा, यहाँ पे एक दीवार है और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग ऐसे होल्ड कर रखा है और इसमें कुछ टेंशन मेंटेन कर रखी है, इसको खींच के रखा हुआ है। ठीक है बेटे, और आप इसमें क्या करते हैं स्लाइट किंक देते हैं तो इसमें एक वेव पल्स जनरेट हो जाता है इस तरह से। ठीक है बेटे, ये धागे में वेव पल्स जनरेट हो जाता है और इस डिस्टरबेंस को अगर आप एक बार ही धागे को ऐसे कर देते हैं, हिलाते हैं, तो इसमें अगर हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली तो बहुत सारे वेव पल्स जनरेट हो जाते हैं। अगर आपने एक बार ही हिलाया तो एक वेव पल्स जनरेट होगा और इट विल ट्रैवल टू दिस पॉइंट और इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके ये वापस आएगा। ठीक है बेटे, अभी मैं रिफ्लेक्शन, फ्री बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो अब देखिए हम अभी वेव की इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटे, वी आर डिस्कसिंग द इक्वेशन ऑफ ए वेव। लेट अस से जो धागा है उसकी लेंथ है बेटे L, सपोज जो धागे की लेंथ है दैट इज L। तो आप ये देखिए बेटा ये पोजीशन है x इक्वल टू 0 और ये पोजीशन है x इक्वल टू L। जो धागे की लेंथ L है तो ये इनिशियल पोजीशन है x इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज x इक्वल टू L। आप देखिए बेटा जब आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस जनरेट करवाई तो वो डिस्टरबेंस लेट्स से इट स्टार्टेड एट ए टाइम t इक्वल टू 0। अब यहां पर जो पार्टिकल है, ठीक है बेटे, अब क्या है वेव पल्स के पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग ए वाइब्रेशन, मतलब दे आर एग्जीक्यूटिंग द डिस्टरबेंस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो वेव पल्स, जो ये धागे के पार्टिकल्स अगर मान लिए जाए बहुत छोटे छोटे, तो दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन और ये दे आर शोइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस साइड। ये डिस्प्लेसमेंट है, वी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज y, वी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज y, क्योंकि सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे थे
और वो डिस्प्लेस हुए हैं, तो डिस्प्लेस कैसे हुए हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है बेटे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अब अगर हम कंटिन्यूसली हिलाना शुरू कर दें तो बेटा देखिए वेव इक्वेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ में वी विल बी डिस्कसिंग ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नाउ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वी आल्सो विल बी डिस्कसिंग। सो बेटा अगर मैं कंटिन्यूसली हिलाना शुरू कर दूं तो इस तरह की वेव जनरेट हो जाएगी, इस तरह की वेव जनरेट हो जाएगी। अब ये डिस्टरबेंस किसी स्पीड v से चलती है, लेट से देखो बेटा ये पूरा मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज वन वेवलेंथ, दिस इज वन वेवलेंथ, सो दिस इज वन वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, दिस इज वन वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। नाउ इसको ट्रैवल करने में, इसको जो हॉरिजॉन्टली इसने ट्रैवल किया एक वेवलेंथ को ट्रैवल करने में एक टाइम पीरियड लगता है कैपिटल टी, लेट अस से द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज कैपिटल टी। नाउ बेटे वेलोसिटी आपको पता है, या वेलोसिटी या स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाय टी, सो लैम्डा बाय टाइम पीरियड, velocity is equal to lambda by time period. Now beta velocity, this implies that velocity is equal to frequency into wavelength, velocity is equal to frequency into wavelength, so velocity किसके बराबर आ गई, frequency, the velocity of the wave is equal to frequency times wavelength, v is equal to nu lambda, v is equal to nu lambda, या कई बारी हम लोग frequency को n भी कह देते हैं, तो v is equal to n times lambda, v is equal to n times लैम्डा, ठीक है बेटे, कई बार हम लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं, तो वी से दिस एज v इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा। नाउ देखिए बेटा, नाउ ये तो हुआ v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये रिलेशनशिप हमने निकाला बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। नाउ अब हम वेव की इक्वेशन डिस्कस करेंगे, तो वेव की इक्वेशन डिस्कस करने के लिए बेटे आई अगेन ड्रा दिस फिगर न्यू, ये हमने एल लेंथ का धागा लिया है, ये पोजीशन x इक्वल टू 0 है, इसमें एक सिंगल वेव पल्स जनरेट करूंगा मैं। वेव पल्स आप देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव क्या बताती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या बताती है। आपने ये पढ़ा है एसएचएम में, ये पढ़ा है एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज ए सिनुसाइडल फंक्शन, ठीक है बेटे, तो उस जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हम एसएचएम में पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हमें पता चलती है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, आफ्टर एनी टाइम टी, ठीक है। लेकिन जो वेव इक्वेशन होती है वो हमको ये बताती है कि कोई पार्टिकल, बहुत सारे, देखिए अब वेव में, एक वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग ए एसएचएम, तो हम सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो बेटा देखिए उसमें कई सारे पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कोई पार्टिकल अगर x दूरी पर है जहां से की डिस्टरबेंस ओरिजिनेट हुई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर बताना, ये क्या है, वेव की इक्वेशन सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट्स बता सकती है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, बहुत अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे इट कैन टेल यू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बेटे। तो अब देखिए हम इस वेव की इक्वेशन को निकालने जा रहे हैं, तो बेटा एक वेव पल्स मैंने जनरेट करवाया, कहां ओरिजिनेट हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और कहां पे ओरिजिनेशन करवाई उसकी, x इक्वल टू 0 पर। अब ये वेव पल्स क्या है, यहां का पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसने साथ वाले को डिस्टर्ब किया, उसने साथ वाले को डिस्टर्ब किया, और ये वेव पल्स क्या है, इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है डिस्टर्बेंस, क्योंकि हर एक पार्टिकल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है और इस तरह से ये आगे जा रहा है। अब सपोज कीजिए स्पीड इसकी v थी, सपोज कीजिए स्पीड इसकी v थी, ठीक है बेटे, तो अगर डिस्टर्बेंस हमने देखनी हो कि x दूरी पर कितने टाइम में पहुंची, ठीक है बेटे, टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस, टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस to move from starting to distance x, कितना हो जाएगा बेटे, 0 प्लस
नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस एक्स बाय वी। अब अगर हमारी डिस्टर्बेंस टी टाइम पर शुरू हुई थी, मान लीजिए टी इक्वल टू 0 नहीं ले रहा हूं, तो डिस्टर्बेंस एक्स दूरी पर कितने टाइम में पहुंचेगी, टी प्लस एक्स बाय वी। ये बात समझ में आ रही है बेटे? अगर टाइम टी पर डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हुई तो एक्स दूरी पर कितने टाइम बाद पहुंचेगी, टी प्लस एक्स बाय वी। क्यों? टी टाइम पे तो ओरिजिनेट हुआ, प्लस एक्स बाय वी टाइम लग गया आगे डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट होने में, बिकॉज जो वेव की वेलोसिटी थी वो वी थी। वेव की वेलोसिटी कितनी थी, वी थी। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि सपोज कीजिए टी टाइम पर डिस्टर्बेंस कहां थी, एक्स दूरी पर थी। ये वेव पल्स कैसे चल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर टी टाइम पर डिस्टर्बेंस कहां थी, एक्स दूरी पर थी, तो डिस्टर्बेंस चालू कब हुई होगी, ओरिजिनेट कब हुई होगी, टी माइनस एक्स बाई वी। डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई होगी टी माइनस एक्स बाई वी। अब बेटे जो भी इस पार्टिकल पे, जो इस वेव पल्स पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM, दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM। तो अब देखिए बेटा, दैट मीन्स टू से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। अब हमने क्या कहा कि डिस्टर्बेंस जो है वो टी टाइम पर एक्स दूरी पर है, तो इसका मतलब है टी माइनस एक्स बाय वी पर वो स्टार्ट हुई होगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। पार्टिकल कैसे है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, वी आर डिस्कसिंग ए सिंपल हार्मोनिक वेव, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, इज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। तो y इज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है बेटे, अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोशन है ये कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है। तो अगर एक पार्टिकल की हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आती थी, लेकिन यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल है बेटे धागे पर, अलग अलग, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, सबको सब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, दैट इज हाउ द वेव इज गेटिंग जनरेटेड। ठीक है बेटे, अगर आप कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ए वेव, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोगेटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब बेटे जब हर एक पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे अपनी अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो हमने मान लिया कि जहां से ओरिजिनेट की है वो पार्टिकल किसी भी अलग अलग पार्टिकल आर प्लेस्ड एट एक्स, वेयर एक्स इज ए वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल, और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l धागे की लेंथ है। सो इसका मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, देखो वी कैन राइट दिस एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी। अब बेटे ये कौन सी, ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है जो कहां से ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, मैं बहुत सारी फॉर्म्स बना सकता हूं, वो सारी फॉर्म्स मैं बना के दिखाऊंगा और सारी फॉर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखिए बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स। ये जो फैक्टर है ओमेगा बाय वी, ओमेगा बाय वी, ओमेगा बाय वी, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। ये क्या है बेटे, वेव नंबर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी। इस फैक्टर को हम k के बराबर कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू k। अब बेटा देखो इसको, नाउ इस ओमेगा बाय वी फैक्टर को जिसको मैं k कह रहा हूं, ये है एंगुलर वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर। अब देखो बेटे इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू वी, 2 पाई बाई टी इंटू वी। अब देखिए बेटा v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम पीरियड, ये किसके बराबर होगा, एक वेवलेंथ के बराबर।
बिकॉज आपको पता है v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, सो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी, सो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। अब एंगुलर वेव नंबर क्या है, एक वेव, ठीक है बेटे, एक कंप्लीट वेव, इट रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट सर्कल, यानी इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल ऑफ 2 पाई, ठीक है बेटे, एक वेव, ओनली वन वेव, ठीक है। तो अब देखिए इसको एंगुलर वेव नंबर कहा। अब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज 1 बाई लैम्डा, वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है बेटे, वेव नंबर क्या हुआ, 1 बाई वेवलेंथ, 1 बाई वेवलेंथ, ठीक है बेटे, वेव नंबर इज 1 बाई वेवलेंथ, एक वेव की जो लेंथ है दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। पर मीटर कितनी वेव्स कंटेन्ड है, पर मीटर कितनी वेव्स कंटेन्ड है, द नंबर ऑफ वेव्स कंटेन्ड पर मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। और एंगुलर वेव नंबर क्या हुआ, हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बेटा इसी इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y is equal to a sin omega t minus kx. This equation can be written in this particular form, y is equal to a sin omega t minus kx. ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, this I name it as फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको पता है, जिसका वेव नंबर हमको पता है, एंड इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब इसी फॉर्म को हम लोग फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए इसको बेटा नेक्स्ट दूसरे ढंग से हम लोग फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन, देखिए इसको कैसे लिखूंगा बेटे, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये हो जाएगा बेटे a साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, a साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है बेटे। अब ये सेकेंड फॉर्म हो गई। अब इसी इक्वेशन को ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई न्यू टी इंटू एक्स बाय लैम्डा, ठीक है, माइनस एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई इंटू न्यू टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये आ गई बेटे थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटे, देख लीजिए सारी इक्वेशन की फॉर्म मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो ये तीसरी फॉर्म आ गई हमारे पास इक्वेशन की। अब नाउ अब हम एक और फॉर्म लिखेंगे, वन मोर फॉर्म, ये देखिए बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक और फॉर्म लिखेंगे, a साइन, ठीक है बेटे, 2 पाई बाई लैम्डा, 1 बाय लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, 1 बाय लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, सो यहां पे आ जाएगा बेटे v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां पे अगर 1 बाय लैम्डा आप कॉमन ले रहे हैं तो ये न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा vt माइनस एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू vt वेलोसिटी। ये देखिए ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की टर्म्स में, दूसरी इक्वेशन है वेवलेंथ और टाइम पीरियड की टर्म्स में, तीसरी इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में, चौथी इक्वेशन है वेलोसिटी और वेवलेंथ की टर्म्स में, ठीक है बेटे। इसको आप के लिख सकते हैं बिकॉज 2 पाई बाय लैम्डा आपने देखा है इट इज इक्विवेलेंट टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं इक्वेशंस की, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन दैट वी कैन हैव, ठीक है बेटे। अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म यूज करनी है तो वी विल यूज दिस फॉर्म, अगर हमने a sin 2 pi by, अगर हमने velocity form यूज करनी है तो we will be using this equation, if we want to use the angular frequency form we will be using this equation and this। ये क्या है, ये सारे का सारा, this is called phase, this is called phase of the wave,
तो ये फेज रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या जितने भी अंदर एंगल हैं, दे रिप्रेजेंट दी फेज ऑफ द वेव। ठीक है बेटे, दे रिप्रेजेंट दी फेज ऑफ द वेव। तो अगर दो अलग अलग वेव्स हो तो उनके बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है बेटे, और उनके एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी फेज डिफरेंस एंड देयर कैन बी दे कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। नाउ बेटे, ये तो इक्वेशन हमने लिखी एक वेव की जो कि कहां से जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब हम इन चारों फॉर्म्स में अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं, व्हाट डज दिस मीन, ये मीनिंग चेंज हो गया, अभी पूरी इक्वेशन का मीनिंग ही बदल गया। ये चार फॉर्म आपने पहले करी, ये बन गई आपकी 5, 6, 7 और 8। बेटे देखो, ये वेव जो है, दिस इज ए वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक वेव थी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, ये वेव कैसा चल रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है बेटे। दिस वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों, माइनस एक्स एक्सिस पे हम पॉजिटिव किसको ले रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो नेगेटिव एक्स कौन सा हो गया, राइट टू लेफ्ट। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कैसी वेव, ए ऐसी बेटे, राइट से लेफ्ट जाती हुई। तो ये आपके पास चार फॉर्म्स और आ गई। अब बेटे अभी भी मैं और चेंज कर सकता हूं, अभी मैं और चेंज कर सकता हूं। अगर मैं बेटे चारों जगह पे नेगेटिव साइन लगा दूं, ये व्हाट डज दिस मीन, इसमें y डिस्प्लेसमेंट वाज इन द पॉजिटिव साइड, और अब जो मैंने वेव बनाई है जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया है, देखो अगर तो पहले पॉजिटिव वाली वेव तो ऐसे थी, जा कैसे रही थी बेटे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी राइट से लेके लेफ्ट तक। अब क्या है, अब हमारी वेव ऐसे नहीं जाएगी, वो कैसे जाएगी, वो ऐसे ओरिजिनेट की होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो इसका मतलब है ये वेव क्रेस्ट पहले आया होगा, ट्रफ बाद में। ठीक है बेटे, सॉरी ट्रफ पहले आया है, क्रेस्ट बाद में। ठीक है, और पहली सिचुएशन में क्या था, अगर ये पॉजिटिव था, वाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब है क्रेस्ट पहले था और ट्रफ बाद था। ठीक है बेटे, तो आप देखिए ये आपने देखा, ये चारों इक्वेशन मॉडिफाई होगी। अच्छा, अगर यहां नेगेटिव साइन रहता और बाहर नेगेटिव साइन रहता, तो इसका मतलब क्या था, वेव चल तो लेफ्ट टू राइट रही है, लेकिन इसमें ट्रफ पहले आ गया, क्रेस्ट बाद में आ गया। ठीक है बेटे, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। नाउ इसमें आपने देखा, इसमें आपने समझा कि भाई आप देखिए सारी अलग अलग फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, और बहुत प्राइमरी है ये बात, बहुत जरूरी है समझना वेव की इक्वेशन, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसके बाद उसकी जो वेव की इंटरफेरेंस है वो समझनी उसके बाद इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब देखिए बेटा, ये आपने देख लिया, ये चारों वेव्स 16 फॉर्म्स, करीब करीब 16 फॉर्म्स आपके पास बन गई, टोटली 16 फॉर्म्स आपके पास वेव्स की बन गई, वेव इक्वेशंस की बन गई। नाउ देखिए बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। बेटे वेव जो है ये रिफ्लेक्ट हो सकती है दो पर्टिकुलर सिचुएशंस में, वन इज एट ए रिजिड बाउंड्री एंड अनदर इज एट ए फ्री बाउंड्री। दो तरह की रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इज ऑफ टू टाइप्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, that is at free boundary and at rigid boundary and at rigid boundary। ठीक है बेटे, एक तो फ्री बाउंड्री पे होती है रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रिजिड बाउंड्री पे। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल बनाता हूं। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक लेट्स से पोल है कोई, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, इसको हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे एक रस्सी लेके इसको लाइट नॉट, मतलब टाइट नहीं बांध रखा, हल्का सा बांध रखा है, यानी ये हिल सकता है ये नॉट। ठीक है, कमजोर सा आपने हल्की सी गांठ मार रखी है, स्ट्रॉन्ग गांठ नहीं मार रखी।
अब आप वेव पल्स जनरेट करवाते हैं यहां से, तो बेटा ये वेव पल्स ट्रैवल करेगा और यहां पर क्योंकि लाइट हल्की गांठ मार रखी है आपने, तो यहां पर जैसे ही ये वेव पल्स पहुंचेगा ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे गया था ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये कब था, जब आपने एक यहां पे लाइट नॉट बांध रखी है, वीक नॉट कह लो इसको, रादर वीक, ठीक है बेटे, वीक नॉट आपने बांध रखी। अब यही डंडा मेरे पास पहले है और मैंने इसको यहां पे टाइटली बांध रखा है, मतलब अच्छी मजबूत एक गांठ बना रखी है यहां पे। अगर मैंने यहां पे मजबूत गांठ बना रखी है और फिर मैं एक वेव पल्स जनरेट करता हूं, ये वेव पल्स जाएगा। अब ये यहां पे तो क्या हुआ था कि ये वेव पल्स ने इसको हिला दिया था, क्योंकि कमजोर गांठ थी तो हिल गई। ठीक है बेटे, ये गया यहां पे, ये रिजिड है, यहां पे क्या है, इसको टाइटली बांध रखा है, तो यहां पे जैसे ही ये वेव पल्स पहुंचेगा ये उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे से आए, नीचे हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब दोनों सिचुएशन, ये जो है दिस इज एक्टिंग एज ए फ्री बाउंड्री एंड दिस इज एक्टिंग एज ए रिजिड बाउंड्री। ये कैसे एक्ट कर रही है, रिजिड बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है। एक हो गई फ्री बाउंड्री, दूसरी हो गई रिजिड बाउंड्री। रिजिड क्या है बेटे, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजिड बाउंड्री मतलब कि बहुत ही सख्त। अगर कभी भी एक ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो जो डेंसर है इट विल एक्ट एज ए रिजिड बाउंड्री। वो कैसा काम करेगा, एक रिजिड बाउंड्री का काम करेगा, और क्या हो जाएगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसका फेज इनवर्ट हो जाएगा, उसका फेज इनवर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्री बाउंड्री है, यानी कि रेयरर मीडियम से ही रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उस केस में फेज इन्वर्ट नहीं होता। यानी कि डेंसर मीडियम से एक वेव ट्रेवल कर रही थी और कहां जा रही थी, रेयरर में जा रही थी, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी दैट विल नॉट बी ए, उसमें फेज इन्वर्शन नहीं आएगी। ठीक है बेटे, बस ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उल्टी साइड पे चलने लग पड़ेगा, फेज इन्वर्ट नहीं होगा। तो फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई का। फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई का फेज डिफरेंस आता है अगर रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन हो, अगर रिजिड बाउंड्री रिफ्लेक्शन हो। तो अब बेटे मैं आपको फ्री बाउंड्री और रिजिड बॉडी रिफ्लेक्शन की वेव इक्वेशन, अगर हम एसएचएम वेव भेज रहे हैं और उसकी फ्री बॉडी फ्री सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो दोनों के वेव इक्वेशन लिख के बताऊंगा। देखो बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है, ये इंसिडेंट वेव है। ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव। ठीक है बेटे, तो y इज इक्वल टू देखो बेटे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यानी इंसिडेंट वेव गई लेफ्ट टू राइट, और रिफ्लेक्टेड वेव, ये कौन सी वेव होगी, किसकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, अगर रिफ्लेक्शन एट, इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड एट फ्री बाउंड्री, इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड एट फ्री बाउंड्री। ठीक है बेटे, तो वेव यदि फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या हुआ, उसका फेज चेंज नहीं आया, वो क्या हुआ, सीधा गई और वापस आ गई। ठीक है बेटे, ये तो हुआ अगर फ्री बाउंड्री पे थी। अगर हमने रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी हो, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी हो, और वो वेव कहां से, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो, तो उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, y विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि आ तो वो राइट टू लेफ्ट ही रही है, प्लस पाई, या इसको लिख लेंगे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस इज द वेव, रिफ्लेक्टेड वेव
reflected wave equation at the rigid boundary. ठीक है बेटे, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन एट द रिजिड बाउंड्री. ये रिजिड बाउंड्री पर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. नाउ बेटे नेक्स्ट is there any relation between phase difference and path difference? Relationship between phase difference and path difference between two waves. देखो बेटा, दो वेव्स, एक वेव अगर पहले ओरिजिनेट हुई, दूसरी वेव बाद में ओरिजिनेट हुई, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ सकता है. दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ सकता है. अगर 2 पाई का, ठीक है बेटे, 2 पाई का फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में, तो उनके बीच में पाथ का फर्क कितना होगा? एक वेवलेंथ का फर्क होगा. अगर 1 रेडियन का क्या है फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई. अगर 5 रेडियन का फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5. तो पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स फेज डिफरेंस. और बेटा देखो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स. सो ये रिलेशनशिप है बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस.